हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर और आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर में गणित शिक्षण का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि गणित शिक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका अध्ययन कर आप द्वितीय सेमेस्टर में गणित शिक्षण में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम अध्याय 1 देखेंगे। 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 3 अंक का लघुत्तम समापवर्त और 3 अंक का महत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं कि 3 अंकों का लौसा और मौसा से कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है सभी संख्याओं का सार गुणनखंड है। तो इन चारों में से सभी संख्याओं का जो सार गुणनखंड होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और दूसरा कह रहा है कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करे तो उस संख्या को कहते हैं। तीन चारों में से जो भी कहते होंगे उसको टिक मार दीजिएगा। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करे तो उस संख्या को कहते क्या हैं। ठीक है ना। तीन चारों में से जो ऑप्शन सही लगेगा उसको टिक मार दीजिएगा। तीसरा कह रहा है किस विकल्प की संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उसको देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है 12, 24, 36 की संख्या के अपवर्त हैं। तो 12, 24, 36 की संख्या के अपवर्त हैं। इन चारों में से जो ऑप्शन सही लगेगा आपको उसको आप सही से टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच में इनमें से जो भी अभाज्य संख्या होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। अगला कह रहा है 14 और 21 का लौसा है। तो 14 और 21 का जो भी लौसा होगा इन चारों में से उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा है 12 और 16 का मौसा है। तो 12 और 16 का मौसा इन चारों में से जो भी होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा है 50, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। तो 50, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त जिस जो भी होगा इनमें से टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। तो आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा अपवर्त से आपका क्या अभिप्राय है। तो अपवर्त से आप क्या समझते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। अपवर्तक को परिभाषित करिए तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। अपवर्त और अपवर्तक दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो अपवर्त को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपवर्तक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा समापवर्त की परिभाषा दीजिए। तो समापवर्त की जो परिभाषा होगी उसको आप लिख दीजिएगा। और समापवर्तक में सम का क्या अर्थ है। तो समापवर्तक में सम का जो भी अर्थ होगा उसको आप पढ़ के लिख दीजिएगा। ठीक है। ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है 1 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है 1 नंबर का। और नीचे जो लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है यह जो है आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसमें लघुत्तरीय में पूछ सकता है उभयनिष्ठ गुणनफल से क्या अभिप्राय है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनफल से आप क्या समझते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। और लघुत्तम समापवर्त निकालने की कितनी विधियां हैं उसको आप बता दीजिएगा। तो 2 विधियां हैं तो 2 विधियां लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगला प्रश्न आपको पूछ सकता है कि लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का परिभाषा याद कर लीजिएगा और उसका एक एक उदाहरण भी देकर समझा दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा कह रहा महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां उदाहरण देकर समझाइए। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं उसको उदाहरण देकर समझा दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं जो आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछेंगे। जैसे कह देगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा लौसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा इन संख्याओं का ज्ञात करना है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरा कह रहा भाग विधि द्वारा लौसा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि द्वारा लौसा ज्ञात कीजिएगा। हमने मैथ का क्लास भी चलाया है, उसका नोट्स दिया है तो आप नोट्स में जाकर देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लौसा कैसे ज्ञात करते हैं और भाग विधि द्वारा लौसा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 15, 18 और 48 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। इनका क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 216, 512 और 540 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का मौसा ज्ञात कर दिएगा। और अगला कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने मैथ क्लास में बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और भाग विधि द्वारा मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है आप हमारे चैनल पर जाइएगा और मैथ क्लास को देखिएगा
उसमें हमने भाग विधि द्वारा भी मौसो निकालना बताया है। और अगला कह रहा संख्याओं 1624, 522 और 1276 का मौसो ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का मौसो आप ज्ञात कीजिएगा। और 10वां प्रश्न पूछ सकता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16 और 18 एवं 24 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अध्याय 2 में व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कोष्ठक भी दिए रहते हैं जिसमें कोष्ठकों का सरलीकरण करना रहता है। तो आइए इससे रिलेटेड भी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। गिनती की प्रक्रिया को लगातार करना कहलाता है। तो गिनती की प्रक्रिया को लगातार करना इन चारों में से जो भी कहलाता होगा आप टिक मार दीजिएगा। किसी संख्या और शून्य का योगफल होता है, तो किसी संख्या और शून्य का जो भी योगफल होता होगा इनमें से टिक मार दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, जो भी संख्या प्राप्त होती होगी उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा है किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, जो भी प्राप्त होती होगी इन चारों में से उसको आप टिक मार दीजिएगा। अगला किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर संख्या प्राप्त होती है, जो भी प्राप्त होता होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला प्रश्न है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। तो किसी संख्या में 1 से भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होता होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। अब हम देखते हैं अति लघुतरी प्रश्नों को, जिसमें कह रहा है गणित के अध्ययन में मौलिक नियम कौन कौन से हैं। गणित के अध्ययन में मौलिक नियम जो होंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा कह रहा है जोड़ किसे कहते हैं। यह बहुत ही सामान्य पूछता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जोड़ का परिभाषा याद कर लीजिएगा। घटाने का क्या अर्थ है इसका भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। गुणा का क्या अर्थ है इसका भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। और 5वां है बोर्ड मास में भी, ओ तथा यम से क्या तात्पर्य है। इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगला प्रश्न, क्या एक ही प्रश्न में चारों संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रयोग संभव है, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको अगर समझ आ रहा होगा कि एक ही प्रश्न में चारों संक्रियाओं का प्रयोग संभव है तो आप हाँ लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं लघुतरी प्रश्नों पे, जो कि आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। जैसे पूछ लेगा जोड़ की प्रक्रिया उदाहरण देकर समझाइए, तो जोड़ की प्रक्रिया को आप उदाहरण देकर समझाइएगा 2 नंबर में। घटाने की प्रक्रिया समझाइए, तो घटाने की प्रक्रिया को समझाइएगा। तीसरा करा भाज्य, भाजक और भागफल से क्या अभिप्राय है, इनमें आपस में क्या संबंध है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है। भाज्य, भाजक और भागफल तीनों का परिभाषा लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल उदाहरण जो है देकर उसमें भाज्य, भाजक और भागफल को समझा दीजिएगा। अब कह रहा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये भी 2 नंबर का आएगा। गुणा एवं भाग की प्रक्रिया का उदाहरण सहित वर्णन करिए। तो गुणा और भाग की जो प्रक्रिया होती है उसको उदाहरण सहित वर्णन कर दीजिएगा। और अगला है बोर्ड मास से आप क्या समझते हैं, इस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, इसको हल करने की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है। तो बोर्ड मास से आप जो भी समझते होंगे, जो भी डिफिनीशन आपको आता होगा उसको लिख डालिएगा और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको भी आप बता दीजिएगा समझा कर, और इसके हल करने की प्रक्रिया जो भी होगी उसको भी बता दीजिएगा। अब कुछ आंकिक प्रश्न भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे दे देगा इतने का और इतने का और इतने का, इतनी 3 संख्याएं इतनी 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 दी हुई हैं, इनको जोड़िए। तो इसको आपको जोड़ना है। ठीक है ना। पहले संख्या को ऊपर, फिर दूसरी संख्या को उसके नीचे, तीसरे संख्या को उसके नीचे रखे, प्लस का चिन्ह लगा के, यह जो प्रक्रिया है जोड़ने की प्रक्रिया, इस तरह से आप जोड़िएगा। और दूसरा कह रहा है जोड़िए, तो इसको भी जोड़िएगा। तो इसको ऊपर रख के और इसको नीचे रख के फिर जोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। और कह रहा है पुष्पांजलि चिन्ह के स्थान पर उचित अंक लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन में संख्याएं दी हुई हैं, तीनों को जोड़ा गया है। अब आपको जोड़ कर देखना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा संख्या रहेगा और यहाँ पे कौन सा संख्या रहेगा। ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा पर भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे यहाँ पूछ लेगा एक है, एक को क्या कहा जाता है, तो इन चारों में से जो भी कहा जाता होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। शून्य केवल है एक, शून्य केवल क्या है, इन चारों में से जो भी होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा प्राकृतिक संख्या है, इन चारों में से जो भी प्राकृतिक संख्या होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला प्रश्न है ऋणांक पूर्णांक संख्या है, तो ऋणांक पूर्णांक संख्या जो है चौथा में जो भी होगा इनमें से उसको आप टिक मार दीजिएगा। और 5वां कह रहा है क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है, तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर जो भी होता होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला है किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होगी,
तो किसी पूर्ण संख्या में से शून्य को घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, उसको आप देख लीजिएगा। और अगला है अपरिमेय संख्या है, तीन चारों में से जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और अगला है अपरिमेय संख्या है, तीन चारों में से जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उसको आप अच्छे से टिक मार दीजिएगा। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, जो कि 1 नंबर का आता है। जैसे पूछ लेगा संख्या किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। पूछ सकता संख्या रेखा किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और पाँचवा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। और पूछ रहा शून्य एक कैसा पूर्णांक है, तो शून्य एक कैसा पूर्णांक है, इसको आप भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भिन्न तथा परिमेय संख्या में क्या संबंध होता है। मैंने मैथ का भी क्लासेस चलाया है, इसी तरह नोट्स दिया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा सारे परिभाषा को। ठीक है, अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ सकता है कि पहला प्रश्न तो यही पूछ लेगा कि संख्या तथा संख्यांक में क्या अंतर है। तो संख्या तथा संख्यांक में जो भी अंतर होगा उसको आप देख लीजिएगा और उदाहरण देकर समझा दीजिएगा। दूसरा पूछ सकता है, पूर्ण संख्याओं से आप क्या समझते हैं, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का परिभाषा दे दीजिएगा और पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या में अंतर बता दीजिएगा। अगला पूछ लेगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, इस तथ्य के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लेगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, इस तथ्य के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप अपना तर्क देकर इसको समझा दीजिएगा। कुछ प्रश्न और हैं, जैसे पूछ लेगा, धन एवं ऋण पूर्णांक से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और अगला है, परिमेय संख्या के कोई 5 गुण लिखिए। तो परिमेय संख्या के कोई 5 गुण आप याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा है, पूर्णांक तथा अपरिमेय संख्या से आपका क्या तात्पर्य है, परिमेय संख्याओं की विशेषताएं लिखिए। तो पूर्णांक तथा अपरिमेय संख्या से आपका क्या तात्पर्य है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और परिमेय संख्याओं की विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे। जैसे पूछ सकता है कि 99,999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो आप कर दीजिएगा। पूर्णांक -139 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। ठीक है, पूछ लेगा योग ज्ञात कीजिए, तो इसका आप योग बोर्ड मास रूल से आप निकाल के ज्ञात कर लीजिएगा। और ये भी पूछ लेगा, परिमेय संख्या इतने के अंश को धनात्मक में बदलना है, तो कैसे बदलना है, इसको देख लीजिएगा। क्या -16/20 और 20/-30 समान है, तो इसको आप देख लीजिएगा समान है कि नहीं। और लास्ट प्रश्न है कि 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा। अगला अध्याय है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछता है, तो आइए इसको भी देखते हैं। जैसे पूछ लेगा, क्या दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या ही होगा, तो अगर होगा तो आप टिक मार दीजिएगा हाँ। दूसरा पूछ सकता है, क्या दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होगा, तो इसको आपको जो जानकारी होगी टिक मार दीजिएगा। तीसरा कह, क्या घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता होगा, तो आप सही से टिक मार दीजिएगा। चौथा है, योग का तत्समक अवयव प्रगुण क्या है, तो योग का जो तत्समक अवयव प्रगुण होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्या घटाने की संक्रिया में 0 तत्समक है, तो अगर 0 तत्समक होगा तो आप हाँ मार दीजिएगा। और छठवां प्रश्न है, क्या दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या ही होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, ए और बी दो भिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए भागा बी बराबर बी भागा ए है, अगर है तो हाँ लिख दीजिएगा और दिखा दीजिएगा। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के आते हैं। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको कह देगा, पूर्ण संख्याओं क्रमागत पूर्ण संख्याओं को समझाइए, तो इसको समझा दीजिएगा। और फिर पूछ लेगा, योग का समवर्ग प्रगुण उदाहरण देकर समझाइए, तो इसको समझा दीजिएगा। अगला पूछ लेगा, योग का साहचर्य नियम क्या है, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए, तो इसको समझा दीजिएगा। और अगला प्रश्न है, योगात्मक प्रतिलोम प्रगुण का क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला करा, सिद्ध कीजिए कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और गुणा का समवर्ग प्रगुण क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आप करा, समझाइए कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है,
शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, और ये भी पूछ सकता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। अगला पूछ लेगा क्या किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित है, तो किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला अध्याय है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपसे 1 नंबर का ही अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। जैसे पूछ लेगा पूर्णांक के लिए संवरक नियम को परिभाषित कीजिए, तो पूर्णांक कीजिए संवरक नियम को परिभाषित कर दीजिएगा। अब पूछ सकता है पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। शून्य किस प्रकार का पूर्णांक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है गुणन का क्रम विनिमय नियम स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी देख लीजिएगा। और अगला है परिमेय संख्या की परिभाषा दीजिए, तो परिमेय संख्या की जो भी परिभाषा होगी उसको आप दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है परिमेय संख्याओं के संदर्भ में संवरक प्रगुण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या के संदर्भ में संवरक प्रगुण की परिभाषा दे दीजिएगा। और अगला है क्या शून्य परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो अगर शून्य परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो आप इसको समझा दीजिएगा। और अगला है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे, जो कि 2 नंबर में आएगा। तो पहला है योग का साहचर्य एवं क्रम विनिमय नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, तो इसको समझा दीजिएगा। दूसरा है योग का तत्समक अवयव एवं योग का प्रतिलोम अवयव को परिभाषित कीजिए, तो इसको परिभाषित कर दीजिएगा। अगला धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और परिमेय संख्याओं से संबंधित क्रम विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम को समझाइए, तो इसको भी आप समझा दीजिएगा। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछ लेगा परिमेय संख्याओं के लिए निम्नांकित नियमों को परिभाषित कीजिए। जैसे संवरक प्रगुण क्या होता है परिमेय संख्याओं पे, वितरण प्रगुण क्या होता है, योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किस पर, तो परिमेय संख्याओं पे। ठीक है। उसी तरह पूछ लेगा गुणन की संक्रिया में निम्नांकित को समझाइए। जैसे गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला अध्याय है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, तो समीकरण तथा सर्वसमीका से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे पूछ लेगा 1 नंबर में समीकरण किसे कहते हैं, इसको बताइए। समीकरण में पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह किस प्रकार बदलते हैं, तो इसको समझा दीजिएगा। और समीकरण में इक्वल तथा इम्प्लाइज चिन्ह क्या प्रदर्शित करते हैं, तो इसको आप समझा दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वल बोला जाता है और इसको दिस इम्प्लाइज बोला जाता है। आपका अधिकतर स्थान को भरिए, तो ये जो फार्मूला है आप याद करके जाइएगा, अधिकतर स्थान को भर दीजिएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न जैसा कि आपको पता है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछ लेगा बीजीय सर्वसमीका से क्या अभिप्राय है, सर्वसमीका तथा समीकरण में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा। किसी बीजीय समीकरण को मानक रूप में लिखकर उनके बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष को समझाइए, तो इसको आप समझा दीजिएगा उदाहरण लिखकर। और 2 ऐसी सर्वसमीकाएँ लिखिए जिनमें एक पद समान तथा दूसरा पद भिन्न हो, तो ऐसी सर्वसमीकाओं को लिख दीजिएगा। और कौरा पूर्ण कीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सर्वसमीका का डिफिनीशन आप लिख दीजिएगा। अगला अध्याय है रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। रेखीय समीकरण के हल एवं इस पर आधारित प्रश्न भी कुछ आते हैं, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो रेखीय समीकरण से आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी ही देखने को मिलते हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है रेखीय समीकरण से आप क्या समझते हैं। रेखीय समीकरण को हल करने के लिए विभिन्न पदों को लिखिए। ठीक है, तो रेखीय समीकरण के बारे में आप लिख दीजिएगा और रेखीय समीकरण को हल करने के लिए विभिन्न पदों को लिख दीजिएगा। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से समीकरण की पहचान करिए, तो इनमें से जो भी समीकरण होगा उसकी पहचान करके लिख दीजिएगा कि कौन कौन से समीकरण हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित समीकरण में बायां पक्ष और दक्षिण पक्ष पहचान कर लिखिए, तो आपको जो भी दायां पक्ष बायां पक्ष समझ आएगा उसको सही सही लिख दीजिएगा। और कह रहा निम्नलिखित वाक्यों से समीकरण बताइए, तो इस तरह के आपको प्रश्न मिल जाएंगे देखने को। और इससे आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है। अगर आप सही समीकरण बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित समीकरणों में रेखीय समीकरणों की पहचान करिए। कुछ समीकरण दिए हुए हैं जिसमें से आपको रेखीय समीकरण की पहचान करनी है, तो इससे रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिस करना होगा सवालों का और एग्जाम में सही सही लगाना होगा। अब आपको व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाओं से संबंधित भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, आइए देखते हैं।
जैसे यहाँ पे आपको दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पर आधारित प्रश्न लगाइए। तो यह जो है सवाल दे देगा इस तरह का, जैसा कि सवाल आपको दिख रहा होगा, और कहेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए भी दे सकता है और वर्ग निकालने के लिए भी दे सकता है। तो आप इसका वर्ग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों पर आप इस तरह का प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आपको इस समीकरण पर भी कुछ प्रश्न आधारित देखने को मिल सकते हैं। जैसे कह देगा घन ज्ञात कीजिए, तो ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका घन इस फार्मूला के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ कह सकता है निम्नांकित व्यंजकों का घन ज्ञात कीजिए, तो इनका जो जितने भी व्यंजक दिए हुए हैं इनका घन इसके आधार पर आप ज्ञात कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू का मान ज्ञात करिए, तो उसी वाले फार्मूले भी ज्ञात करिएगा ऊपर वाले। और ये भी पूछ सकता है a प्लस बी बराबर 6, तो ए बी बराबर आर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसके लिए आपको इसका परिभाषा याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। फिर आगे पूछ लेगा यदि 3x प्लस 1/3x बराबर 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो इन दोनों को आप आसानी से मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो अब आपको क्षेत्रफल, आयतन और धारिता से भी संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल, आयतन और धारिता से आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ लेगा क्षेत्रफल संकल्पना है, तो कौन सी संकल्पना है, इनमें से जो भी सही रहेगा उसको टिक मारिएगा। दूसरा पूछ लेगा कोई ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है उसके परिमाप को क्या कहते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न पूछ लेगा क्षेत्रफल की इकाई होती है, तो जो भी होती होगी उसको आप देख लीजिएगा। और 1 ईयर बराबर होता है, तो 1 ईयर जितने भी वर्ग मीटर के बराबर होता होगा उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पाँचवा है 1 किमी क्यू बराबर होता है, जितने भी क्यू के बराबर होगा उसको आप देख लीजिएगा। और अगला है किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जाता है वही उसकी क्या होती है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगला पूछ लेगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और अगला है 1 वर्ग सेमी में होते हैं, तो 1 वर्ग सेमी में इन चारों में से जो भी होता होगा उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे कह रहा है क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो इसका भी परिभाषा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लेंगे। जैसे आयतन और धारिता में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा। क्षेत्रफल को उदाहरण देकर समझाइए, इसको देख लीजिएगा। और 8 वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात करिए, तो इसको देख लीजिएगा। आयतन और धारिता वाली वस्तुओं को अलग अलग छांटिए। ऐसे वस्तुएं दे देंगी, कहेंगी आयतन वाली और धारिता वाली वस्तुओं को अलग अलग छांटिए। और अगला प्रश्न दे देगा एक खेत का क्षेत्रफल 2 एकड़ है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखिए। तो आपको एकड़, हेक्टेयर और मीटर, वर्ग मीटर कितना कितने के बराबर होगा, यह सभी आपको याद करने होंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर में कुछ और प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल, आयतन व धारिता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें दे देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछेगा। जैसे दे देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, आधार दे देगा, ऊंचाई ज्ञात कर देगा दे देगा। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा क्या होता है। और इसको आधार और शीर्ष लंब को और ऊंचाई को रख के आपको ज्ञात कर लेना है। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा आधार 13 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। और एक त्रिभुज का शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, तो आधार ज्ञात करिए, इसको भी देख लीजिएगा। अगला कर उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर हैं, तो इसको भी ज्ञात कर लीजिएगा। और एक त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप 14 मीटर है, यदि उसकी 2 भुजाओं की माप 5 मीटर और 6 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। मैथ का हमने क्लास का PDF नोट्स आपको दे दिया है, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर इन सवालों को प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से आप लगा पाएंगे। अब हम आयत के क्षेत्रफल से भी रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे दे देगा एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आप याद कर लीजिएगा। दी हुई भुजाओं के आधार पे उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। दूसरा पूछ सकते निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है,
खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए, ठीक है ना। एक एयर बराबर इतना दिया भी है। इस तरह का प्रश्नों को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न, दीपक के कृषि फार्म की लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है, तो कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करिए, तो हेक्टेयर में ज्ञात कर लीजिएगा। और अगला है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च इतना प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, ठीक है ना। इस तरह का प्रश्न जो है थोड़ा जटिल है, कभी कभार ही आते हैं, बाकी ये प्रश्न जो है आता नहीं है, ठीक है। आपका आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लंबाई को 2 गुना कर देंगे और चौड़ाई वही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है बहुत बार आता है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम वर्ग से रिलेटेड कुछ, जैसे वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित भी कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे और उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा। दूसरा कह नीचे दी गई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ये जो भुजा दी हुई है उसके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव करेगा जब भुजा को 2 गुना कर देंगे। जब भुजा को 2 गुना करेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल किसी 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और कह रहा है, उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो 10 मीटर लंबाई एवं 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत से काटा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। और अगला है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से देख लीजिएगा। अगला अध्याय है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बराबरता, बंटन तथा आंकड़ों का आयाचित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको 2 नंबर से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अति लघुत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे 1 नंबर में जैसे पूछ लेगा, अवर्गीकृत आंकड़े किन्हें कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, परिसर को उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, और किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त करते हैं। इसका मैंने बहुत ही अच्छा नोट्स PDF के माध्यम से मैथ क्लास वीडियो में बताया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा 1 से 2 बार। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा डिफिनीशन याद हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न भी पूछता है, जैसे पूछ लेगा, अवर्गीकृत आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय है, वर्ग अंतराल बनाने की अपवाजी तथा समावेशी विधियों को उदाहरण सहित समझाइए, बारंबारता तथा बराबरता बंटन किसे कहते हैं, मिलान बिंदु किसे कहते हैं समझाइए, और वर्गीकृत आंकड़ों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल से अवर्गीकृत आंकड़ों से ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे एक टोकरी में निम्नलिखित रूप से चुने गए 40 सेबों के भार जो है ग्राम में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कहेगा, उचित वर्ग अंतराल लेकर समावेशी तथा अपवाजी विधि से बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसका क्लास हमने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से समझाया है, उस वीडियो को मैथ क्लास में जाके देखिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न आप आसानी देख लीजिए कि एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 सेबों के भार ग्राम में दिए हुए हैं, उचित वर्ग अंतराल लेकर समावेशी तथा अपवाजी विधि से बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दिया है दूसरे वाले प्रश्न में, कह रहा 5 का वर्ग अंतराल लेकर सारणी बनाइए। तो 5 का वर्ग अंतराल लेकर इसका सारणी आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो और भी आसान तरीके से इसको बना पाएंगे। अगला प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित सारणी से सामान्य बारंबारता सारणी बनाइए। तो इस सारणी से आप सामान्य बारंबारता सारणी भी हमारे क्लास से आप देखकर बना सकते हैं। और एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे कह देगा कि एक कक्षा के 30 छात्रों का भार जो है किलोग्राम में प्रदर्शित करने के लिए बारंबारता सारणी नीचे दी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है, उपरोक्त सारणी की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम वर्ग का मध्यमान बताइए, प्रथम वर्ग का मध्यमान बता दीजिएगा। और तीसरे वर्ग की उच्च सीमा क्या है, तीसरे वर्ग की जो भी उच्च सीमा होगी उसको बता दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस क्लास को देखिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला और लास्ट अध्याय है, सर्वांग समता एवं समरूपता पर तथा सर्वांग समता की शर्तों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो सर्वांग समता और समरूपता से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। पूछ लेगा, त्रिभुजों में सर्वांग समता नहीं होती है, तो इसमें से जिसमें भी नहीं होती होगी उसको टिक मार दीजिएगा। सर्वांग समता को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं, तो ऐसे 4 सिंबल दे देगा।
आपको जो सही लगेगा उसको आप टिक मारिएगा। और अगला दे देगा 2 रेखाखंड AB और CD सर्वांग सम होंगे यदि उनके बीच जो भी कंडीशन होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और भुजा 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 सर्वांग समता है, तो यह जिसमें से भी सर्वांग समता होगा भुजा 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 उसको आप टिक लगा दीजिए। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे सर्वांग समता में होता है, सर्वांग समता में जो भी होता होगा इसमें से आप टिक मार दीजिएगा। सर्वांग समता की कौन कौन सी शर्तें हैं इसको आप टिक मार दीजिएगा जो सही रहेगा। अगला पूछ लेगा वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को कहते हैं, तो जो कहते होंगे उसको आप देख लीजिएगा। और अगला है समान कोणिक 2 सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं, तो जो भी कहलाती हैं उसको आप देख लीजिएगा। अब इससे सर्वांग समता और समरूपता से कुछ अति लघुतरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कह लेगा कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो बनने वाले त्रिभुज सभी त्रिभुज कैसे होंगे, ठीक है ना। तो सभी त्रिभुज कैसे होंगे, अगर सभी बच्चे करेंगे तो सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसको आप बना के देख लीजिएगा। अब कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो जाहिर सी बात है सर्वांग सम होंगे, इसको आप दिखा दीजिएगा। तीसरा कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होंगे, नहीं। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ही हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और 2 कोणों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं, तो 2 कोणों के सर्वांग समता की शर्तें उन दोनों कोणों को माप कर हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे अध्यारोपण किसे कहते हैं इसको आप देख लीजिएगा। समरूपता से क्या अभिप्राय है इसको देख लीजिएगा। और समान कोणिक आकृतियों से आपका क्या अभिप्राय है इसको देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और है सर्वांग समता से आप क्या समझते हैं, सर्वांग समता की विशेषताएँ बताइए, तो इसको आप बता ले जाइएगा। और त्रिभुजों की सर्वांग समता का क्या अर्थ है, ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं इसको देख लीजिएगा। इस तरह से मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमने दिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे और इसको अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो DLED द्वितीय सेमेस्टर मैथ में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसका हमने क्लास भी दिया है, 20 से 21 क्लास होंगे, उसको आप जाके मैथ क्लास को देख लीजिएगा और एक बार समझ लीजिएगा तब प्रश्नों को हल करिएगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।